आप सभी का ई शिक्षा संवाद में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट 11 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट एजुकेशन है, लेकिन जो रिसर्च का पार्ट है वो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जो कि सब्जेक्ट हम लोग का एजुकेशन है, दोनों में कॉमन है। तो इसको जो है पेपर 1 के पर्पज से भी आप पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट के पर्पज से भी आप पढ़ सकते हैं। इनके आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आएगा या जो पीएचडी एंट्रेंस का जो एग्जाम होता है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग क्लास को नहीं देख पाते वो जरूर देखें क्लास को, और जो लोग लाइव नहीं आ पाते वो लाइव आने का जरूर कोशिश किया करें, क्योंकि लाइव में जो मजा है वो रिकॉर्डेड में मजा नहीं आएगा आपको। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? जी सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। आपकी तरफ नेटवर्क इशू अभी भी चल रहा है क्या सविता जी? हाँ, एक्चुअली नेटवर्क आई इशू हूँ चल ना, रहा है ना? चलिए कोई बात तो नहीं। अभी अभी हम लोगों ने 5 मुंडन बजे वाली में क्लास में भतीजे की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के मुंडन में तो अकॉर्डिंग हम यहाँ लोगों ने इसके ऐसे ही चल डिवाइडेड रैंक की सकते बात करी। ठीक है, ठीक है। इसके मंडे डिवाइडेशन जब रिटर्न। बात करी थी तो हम लोगों ने प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन पढ़ लिया है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? क्वासी क्वासी एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इससे पहले हम लोगों ने ट्रू वाला डिस्कस किया था, जिसमें आपने और हमने काफी अच्छे तरीके से उसके ग्राफ्स को बना रखे थे, और उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने चीजों को डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे क्वासी क्वासी को बोलते हैं अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन। अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प। ठीक है, अभिकल्प। ठीक है, ये आपका लास्ट है। इसके बाद आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद सेक्शन बी में सेक्शन बी में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले अनुसंधान, जो क्वासी आपको कह रहे हैं कि द क्वासी वर्ड से सर ही आपके। सर हिस्टोरिकल नहीं पढ़ाएंगे क्या? हाँ, हिस्टोरिकल तो भी रहेंगे आप। चलो हिस्टोरिकल भी कराएंगे। हाँ सर। हाँ, हिस्टोरिकल भी कराएंगे हम। ठीक, जी सर, हिस्टोरिकल भी अभी रह गया तो है हिस्टोरिकल। ही। हाँ, हिस्टोरिकल भी हम कराएंगे। मेरे ध्यान से उतर गया, हाँ हिस्टोरिकल रिसर्च भी कराना था। हाँ सर, डिस्क्रिप्टिव हो गया, एक्सपेरिमेंटल का ये लास्ट है, इसके बाद हाँ, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल भी कराया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि अर्ध प्रयोगात्मक शोध इसको कहते क्या है? तो कहते हैं अर्ध प्रयोगात्मक शोध में समानता का संकेत मिलता है। अर्ध का मतलब होता है आधा आधा। जैसे कुछ गुण इसके प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के मिलेंगे, कुछ क्वालिटीज इसमें आपके ट्रू एक्सपेरिमेंटल के मिलेंगे। तो प्री से तो बेटर मिलता है, लेकिन ये जो है और भी चीजें इसमें बताते हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है कि द वर्ड क्वासी सर इंडिकेट सर, आवाज बहुत आ रिसेम्बलेंस। रही है, पता नहीं कौन सी। क्या हो गया? डिस्टरबेंस हो रही है सर। क्या हो गया? डिस्टरबेंस हो रही है, आवाजें आ रही हैं बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में। अभी पे आ रहा है? नहीं सर, अब सही है, अब सही है। ठीक है, तो कहता है कह रहा है कि द वर्ड क्वासी इंडिकेट रिसेम्बलेंस क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन are used when the researcher create an artificial environment to control for extraneous variable। अब कहता है इसमें क्या है? इसमें कहता है कि रिसर्चर क्या करता है, अपने वेरिएबल पर कंट्रोल करने के लिए बाहरी चरों का प्रयोग करता है। कैसा? आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बना के, कृत्रिम वातावरण बना के, मतलब अपने द्वारा एक वातावरण निर्माण करता है और बाह्य चरों पर नियंत्रण करता है। अब वो कृत्रिम वातावरण कैसे हुआ?
जैसे हम यहाँ पर पढ़ा रहे हो, बाहर से कोई बोल रहा हो तो उसको कैसे रोकेंगे, उसको जाकर मना तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, शीशे जैसा शीशे का दरवाजा लगवा लेंगे जिससे अंदर की आवाज अंदर रहे और बाहर की आवाज बाहर रहे। तो ये आपका एक्सपीरियंस, तो ये हमने कृत्रिम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है ना, तो यही इसमें सबसे बड़ी खूबी इसकी यही है। फिर इसमें कहता है विथ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन द रिसर्च lacks the research lacks control over when the treatment is administered or assigned test unit to the experimental and control group in a non random फैशन। ठीक, अब इसमें कहता है क्या कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो कहता है अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन जो होता है, इसके साथ अनुसंधान में नियंत्रण का अभाव होता है, नियंत्रण की कमी होती है। जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ट्रीटमेंट के द्वारा इसको जो है कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है कि ट्रीटमेंट जब देंगे, ट्रीटमेंट से हमारी जो चीजें अस्त व्यस्त है वो सही तरीके से सही रास्ते पर लेकर आएंगी। इसीलिए इसमें इसके कुछ डिवाइडेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले डिवाइडेशन हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले क्वासी होता क्या है, क्वासी का मतलब समझ गए हैं? जी सर। हाँ, क्वासी का मतलब समझ गए, तो क्वासी के पार्ट्स हम लोग पढ़ लें कि क्वासी के पार्ट्स क्या होता है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले पार्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले पार्ट्स को यहाँ पर शो हो रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो। तो सबसे पहले होता है नॉन रैंडमाइज्ड प्री टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, लिखेंगे नॉन रैंडमाइज्ड, ठीक है, देखिए नॉन रैंडमाइज्ड प्री टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन है आपका, ठीक है, ये आपका है। आपको अगर इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, तो पहला ये आपका हुआ, कौन सा हुआ, नॉन रैंडमाइज प्री टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। इसमें क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके में क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं हम लोग। अरे हिंदी बताते जाइए। इसको हिंदी नॉन रैंडमाइज, हाँ, इसमें नॉन रैंडमाइज को हम लोग बोलेंगे अतुल्य, या नॉन रैंडमाइज का मतलब होता है जिसमें यादृच्छिकता नहीं होती ना, तेजे लिखेंगे यादृच्छिक ना होने वाली ना, यादृच्छिक, ठीक है, नॉन यादृच्छिक लिख सकते हैं, नॉन यादृच्छिक पूर्व परीक्षण, गैर हो जाएगा, गैर यादृच्छिक। हाँ गैर हो जाएगा, ये सही बोले आपने, गैर, ठीक है, क्या लिखेंगे, गैर यादृच्छिक पूर्व परीक्षण नियंत्रित या नियंत्रण समूह अभिकल्प, ठीक, अभिकल्प की बात करता है। इतना ये आपकी हिंदी हो गई आपकी, क्लियर। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको सबसे पहले क्वासी अगर पढ़ते हैं तो क्वासी में आपको सबसे पहला पार्ट आपको नॉन रैंडम फैशन मिलता है। इसमें सबसे पहली चीज इसमें क्या देखने को मिलेगी, जब इसका डिवाइडेशन करते हैं तो डिवाइडेशन में सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने बोला नॉन, तो इसमें लेंगे नॉन रैंडम, ठीक है, नॉन रैंडम असाइनमेंट,
नॉन रैंडम असाइनमेंट लेंगे हम लोग। जब नॉन रैंडम रूप से किसी को, अब यहाँ पे कहते हैं कि नो असाइनमेंट, यहाँ पे ओनली कंट्रोल की बात करते हैं, मतलब कि अगर इसके की पॉइंट्स को अगर पकड़ोगे, इसके की पॉइंट्स में क्या आएगा आप देख लो, की पॉइंट, फिर की पॉइंट में क्या आएगा आपका, की पॉइंट पे आएगा नो रैंडम असाइनमेंट आएगा। सबसे पहले नो रैंडम असाइनमेंट, फिर दूसरा ओनली, ओनली कंट्रोल, ठीक, ओनली कंट्रोल की बात कर रहा है। अब यहाँ पे नो रैंडम असाइनमेंट हुआ, ये आपके की पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट। अब यहाँ पे जो आप ग्राफ बनाओगे तो आपको हमेशा 2 ग्रुप दिखाई देंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे तो आपको पता है एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और दूसरा कंट्रोल ग्रुप होगा, कंट्रोल ग्रुप होगा। आपको ये 2 ग्रुप आपको मिलेंगे पहले, ठीक है, ऐसे ग्रुप बनाइए। अब इसमें आपको प्री टेस्ट दोनों में करना है, क्योंकि प्री टेस्ट बोल ही रहा है, प्री टेस्ट करो, प्री टेस्ट यहाँ पे भी, प्री टेस्ट यहाँ पर भी, ठीक है, प्री टेस्ट दोनों जगह हम लोग कर लेंगे। प्री टेस्ट के बाद क्या करेंगे, इसमें ट्रीटमेंट देंगे, इसमें ट्रीटमेंट देंगे और यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं देंगे, क्लियर। अब यहाँ पे इसके पोस्ट टेस्ट करेंगे, पोस्ट टेस्ट करेंगे और यहाँ पे अभी पोस्ट टेस्ट करेंगे, पोस्ट टेस्ट करेंगे। है तो हूबहू जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, पूरा उसी तरीके, लेकिन अंतर क्या है, केवल अंतर केवल ये है कि नॉन रेंडमाइज, मतलब नॉन रेंडमाइज तरीके से, मतलब अपनी इच्छा अनुसार हम चुन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार स्टूडेंट की हम चुनेंगे और अपने रिसर्च में इसका हम प्रयोग करेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। बताओ नॉन रेंडमाइज प्री टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन में कि इसमें जो है सब कुछ वैसे ही चलेगा, पूरी कहानी वैसे चलेगी, केवल बच्चों के या स्टूडेंट को या पॉपुलेशन को चयन करने की प्रक्रिया में बदलाव होगा बस, बाकी और कोई बदलाव नहीं होगा आपका। क्लियर है? बताओ। यस सर, यस सर, क्लियर है सबको? आपकी लोगों की आवाज नहीं आ रही मेरे को, मुझे क्लियर है। हाँ क्लियर, ठीक है, चलो सर हम, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस यही होगा कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट, जैसे मान लो 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट को जब चुना जाएगा तो चुनने की प्रक्रियाएं उनकी अलग होंगी, नॉन रेंडमाइज। यहीं पर रेंडमाइज हो जाएगा तो आपका दूसरा बदल जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपका रेंडमाइज हो जाएगा तो बताओ, यहीं पर आप लोग एक बार मुझे बताओ कि यहाँ पर नॉन को हटा दे, रैंडम असाइनमेंट हो जाएगा, तब ये किस में जाएगा, जरा बताओ मुझे। ट्रू एक्सपेरिमेंटल में। हाँ, ट्रू एक्सपेरिमेंटल कौन से पार्ट में जाएगा? सर ये प्री टेस्ट में जाएगा। बताओ भाई। सर प्री टेस्ट हट, सर प्री टेस्ट हट जाएगा ना इसमें? अरे कहाँ भाई, इसमें तो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों कह रहा है, तो सेकेंड वाला जो उसका डिवाइडेशन ट्रू वाले का बताया था उसमें नहीं था, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली, ओनली एक्सपेरिमेंट, ओनली रिसर्च डिजाइन बताया था ना सेकेंड वाले पार्ट को, इतनी जल्दी मत भूलो सब कुछ। हाँ, तो वो ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ से याद रहेगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, बस डिफरेंस यहीं पर है और कुछ नहीं है। फिर इसके आ जाता है नेक्स्ट वाला आपका टाइम सीरीज आता है। तो सर उसमें एक्सपेरिमेंटल मतलब रैंडम असाइनमेंट हो जाएगा, तो उसमें प्री टेस्ट कहाँ होगा? जब आपने पिछली बार जाएगा तो उसमें बताया प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिजाइन बताया, ओनली ग्रुप रिसर्च डिजाइन बताया था मैंने, उसमें अगर आपको याद नहीं हो तो। आपने सर पहला आपने जो बताया था वो रैंडम असाइनमेंट का, हम दूसरे वाले की बात करें, पहले वाले में तो केवल पोस्ट टेस्ट करेंगे, प्री टेस्ट की बात करी नहीं थी, लेकिन दूसरा पार्ट जो हमने बताया था तो उसमें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली ग्रुप डिजाइन, ग्रुप रिसर्च डिजाइन बताया था मैंने, तो वो सेकेंड वाले पार्ट से ये मैच करेगा आपका। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? हाँ समझ गया सर। चलो तो सर इसमें डिफरेंस कैसे समझेंगे? सर इसमें डिफरेंस कैसे समझेंगे?
कि वहां पर रैंडम है, यहाँ पे नॉन रैंडम है, बस डिफरेंस इतना है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। सर ठीक, नहीं, वो नहीं, जैसे ये कैसे समझेंगे कि फर्स्ट वाला नहीं ये सेकंड वाला है? किसमें? वो सर क्वेश्चन के ऊपर जैसे डिपेंड करेगा कि नहीं, किस टाइप का क्वेश्चन ट्रू आ रहा है। एक्सपेरिमेंटल में, नहीं ट्रू एक्सपेरिमेंटल में नहीं, मैंने आपको 3 डिवाइडेशन बताए थे, जिसमें जी पहले सर वाले में वही प्री कह रहे। टेस्ट नहीं होता है, और नहीं होता ना हाँ सबसे पहले वाले में। फिर इसके नहीं। बाद मैंने बताया था कि हाँ एक ग्रुप और होता है, और दूसरे एक हाँ ग्रुप कौन सा होता है एक और? सर, प्री टेस्ट होता है, एक सोलोमन होता है। सोलोमन। तो एक जो पहले वाले में हमने पोस्ट टेस्ट ओनली ग्रुप डिजाइन बताया था, तो उसमें पोस्ट टेस्ट होगा, दूसरे वाले में हाँ हमने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली ग्रुप डिजाइन बताया, तो उसमें जी दोनों सर। होगा। जबकि सोलोमन में 4 फैक्टोरियल बनता है, 2 into 2 का, उसमें पेयर बनता है हाँ आपका सोलोमन में। तो आपका सेकंड वाले ऑप्शन में ही तो ये जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस कैसे हम जानेंगे कि ये इसमें आएगा कि उसमें? इसमें ये एक लाइन बोला नो रैंडम, जबकि उसमें रैंडम असाइनमेंट कह रहे हैं, यहाँ पे नो रैंडम असाइनमेंट कह रहा है। बस डिफरेंस इतना है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, अब बात जी सर। करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या आता है? नेक्स्ट आता है टाइम सीरीज डिजाइन। क्या आता है? टाइम सीरीज रिसर्च डिजाइन या डिजाइन बोलते हैं। अभी क्या होता है? समय श्रृंखला। समय और सर यहाँ पे श्रृंखला ये नो ही रहेगा या नॉन रहेगा? क्या चीज? सर यहाँ पे नो ही रहेगा या नॉन नॉन रहेगा? जो एन ओ लिखे हैं आप, नो ही रहेगा या नॉन रहेगा नो, यहाँ? नो हो चाहे नॉन हो, बात एक ही पड़ेगी ना। नो हो चाहे नॉन हो, बात एक ही पड़ेगी। यहाँ पर नो रैंडम लिखा है ना, अगर नॉन लगाओगे तो जी रैंडमाइज लिखना पड़ेगा ना। तो वो जी वो दूसरा मोड है, लेकिन यहाँ पे रैंडम नहीं होगा, यादृच्छिक विधि का नहीं प्रयोग करेंगे, इसलिए इसको लिया जाता है। क्लियर है? जी सर। ठीक, अब जी चलते टाइम समझ गए। सीरीज समय श्रृंखला रिसर्च पे चलते हैं, रिसर्च अनुसंधान पे चलते हैं। अब समय श्रृंखला में क्या होता है? इसमें क्या कहता है? देयर इज नो रैंडमाइजेशन ऑफ द टेस्ट यूनिट और टू द ट्रीटमेंट, मतलब उपचार के लिए परीक्षण इकाइयों का कोई यादृच्छिकरण नहीं होता है, यादृच्छिकरण से चुनाव नहीं होता है। फिर कहता है द टाइमिंग ऑफ द ट्रीटमेंट प्रेजेंटेशन एज वेल एज विच टेस्ट यूनिट आर एक्सपोज्ड टू द ट्रीटमेंट में नॉट बी विथ इन द रिसर्चर कंट्रोल। मतलब क्या कह रहा है कि जो उपचार का समय होता है, उस समय की प्रस्तुति के साथ साथ कौन से परीक्षण संयुक्त रूप से उपचार के संपर्क में आते हैं या हो सकते हैं, या उनके भीतर जा सकता है कि नहीं जा सकता, इन सब के बारे में ये टाइम सीरीज बताता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको हम बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहले आप क्या करोगे? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहेगा। ठीक, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सर ग्रुप इधर का रहेगा। मिटा दें, सर इधर का मिटा दें, हो गया है। ओके, ठीक है। यहाँ पे है सबसे पहले समय श्रृंखला में सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। फिर इसमें क्या होगा? फिर इसमें क्या होगा? टाइम टू टाइम इसमें प्री टेस्ट लेंगे। अब प्री टेस्ट जैसे इन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मान लो ले लेते हैं, मतलब T1 पहले पहले टेस्ट लिया, प्री टेस्ट है ये, फिर टेस्ट लिया, फिर टेस्ट लिया, ये 3 बार क्या करेंगे? प्री टेस्ट लिया। ठीक, जब 3 बार प्री टेस्ट लिया, प्री टेस्ट लेने के बाद फिर इन्होंने क्या किया? ट्रीटमेंट दिया। क्या किया? इन्होंने ट्रीटमेंट दिया। यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं, जब ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट देने के बाद फिर से टेस्ट करते हैं, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ और तीसरे का तीसरे के साथ करते, जब पोस्ट टेस्ट ये करते हैं, ये आपका आ गया पोस्ट टेस्ट। ठीक, तो ये टाइम टू टाइम कर रहे हैं ना, ये पहले इन दोनों में डिफरेंस जितना होगा, जो भी चीजें होगी सब इक्वल वे में होगी, समय समय के साथ ये करते हैं इसके अंतर। अगर इसको और अच्छे से हम समझना चाहेंगे तो और क्या बताएंगे इसमें? ठीक, अगर नॉन रैंडमाइज वाले में आप समझ चुके होंगे। नॉन रैंडमाइज के बाद इसमें आपका जो टाइम सीरीज आता है, टाइम सीरीज में हम लोग देखते हैं क्या आता है। टाइम सीरीज में आपका होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं। पहले आप क्या करते हैं?
पहले आपको एक T1 है, ये T2 है आपका, ये T3 है आपका। ठीक, आपने इसका प्री टेस्ट लिया, प्री टेस्ट लेने के बाद आपने पोस्ट टेस्ट किया, तो T1 का पोस्ट टेस्ट करेंगे, T2 का पोस्ट टेस्ट करेंगे और T3 का पोस्ट टेस्ट करेंगे। बीच में ये ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं यहाँ पर। बस इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, समय के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया आता है, समय समय पर दिया आता है। क्लियर है? पॉइंट बताओ। जी सर। मतलब कि यहाँ पर एक चीज लाइन नोट करके लिखिएगा, लिखिए नोट। अब इसको समझें कैसे, लिखिए, लिखेंगे एक ही सब्जेक्ट हो, लिखेंगे एक ही सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखोगे, एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही सब्जेक्ट और ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, अलग अलग होंगे। यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है सबके अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वे में होगा। क्लियर है? पॉइंट बताओ यहाँ पर। क्लियर है? सब कुछ बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है आप लोगों को? सर मतलब हमें करना रहेगा, जैसे T1 का करना रहेगा तो पोस्ट टेस्ट में हम T1 के साथ करेंगे। हाँ। ये इसमें है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। टाइम ड्यूरेशन मतलब उसमें रख के थोड़ा सा। टाइम ड्यूरेशन में देखेंगे, मेन टाइम ड्यूरेशन के लिए ही है ये, टाइम ड्यूरेशन देखेंगे उसमें। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? सर इसमें जो हम ट्रीटमेंट देंगे वो टाइम के अकॉर्डिंग देंगे ना, अलग अलग बंदे को? हाँ, सबको अलग अलग टाइमली देंगे हम। चलो क्लियर तो है? सर क्या इसमें रिवर्स भी सर क्या इसमें रिवर्स भी होता है कि मतलब पोस्ट टेस्ट का T1 और पहले प्री टेस्ट करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, फिर पोस्ट टेस्ट करेंगे, फिर T2 का प्री टेस्ट करेंगे, फिर ट्रीटमेंट करेंगे, फिर जो है करेंगे। ये नहीं कि इसी को किया, इसी को एक बार फिर दोबारा, सबका अलग अलग होगा ना, जब उसमें देखते हैं तो ऐसे ही करते हैं उसमें। ठीक जी ठीक ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर इतना होने के बाद एक आपका बचता है हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन, उसको भी हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। इतना सब हो गया, इसको साफ करें। जी सर, इसमें दो ही थे? हाँ दो ही है सर। 3 आपने बताया था ना इसमें कि 3 है? 2 है। ठीक है, अब चलो हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन में, तो हिस्टोरिकल के बारे में तो आप लोग भी काफी अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आप लोग बताओ मुझे जरा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन के बारे में कि हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन क्या होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन, ठीक, हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन होता है। तो इसके बारे में बताओ क्या होता है। सबसे पहले बताओ, आप लोग बताओ कुछ, क्या होता है, कहानी सी क्या है, किसी को नहीं पता है क्या? सर मेरा तो नेटवर्क ही नहीं है, आवाज। हेलो। हाँ चलो, हिस्टोरिकल रिसर्च की अगर हम बात करेंगे तो हिस्टोरिकल रिसर्च में हमेशा हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन जब कभी हम बनाते हैं तो इसमें पास्ट इवेंट होता है। क्या होता है? सबसे पहले पुरानी चीजों को, पास्ट इवेंट होता है, ऐतिहासिक चीजों, पास्ट इवेंट्स को देखा जाता है। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके बारे में क्या कहता है, हिस्टोरिकल रिसर्च डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। मतलब ऐतिहासिक शोध हमें बताता है कि अतीत में क्या हुआ था। ठीक है, अतीत में क्या हुआ था। किस कहता है कि द प्रोसेस इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेटिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग
फिर इंटरप्रिटेटिंग द इवेंट ऑफ द पास्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कवरिंग जनरलाइजेशन दैट आर हेल्पफुल in understanding the past, understanding the present, and to a limited extent in anticipating, ठीक है, एंटीसिपेटिंग द फ्यूचर, मतलब कि इसमें कहता है कि हम ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत या ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में अगर हम एक परिभाषा दें तो एक सुनिश्चित परिभाषा ये होगी कि अतीत की घटनाओं को लेकर वर्तमान में उसका क्या प्रभाव है और भविष्य को हम उसके प्रभाव को देखते हुए हम भविष्य को कैसे अपने भविष्य को अच्छा बनाए, ये ऐतिहासिक अनुसंधान हमको बताने का प्रयास करता है। ठीक है, जब कभी कोई भी काम हम करने चाहते हैं सबसे पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या रही होगी। जब उसकी हिस्ट्री के बारे में जान लिया, अच्छा बुरा देख लिया, तो हम देखते हैं कि हमारे जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में वो कितना रिलायबल है। अगर प्रेजेंट टाइम में भी देख लिया, फिर देखते हैं कि फ्यूचर में उसका कोई भविष्य है कि नहीं है। लगा कि हमें हाँ इस समय प्रेजेंट में हम पढ़ रहे हैं, 10 साल बाद उसका भविष्य खत्म हो गया, जैसे एमफिल का भविष्य खत्म हो गया, बीटीसी का भविष्य खत्म हो गया। 2030 के बाद कोई भी बीटीसी शिक्षक जो है नहीं बन सकता है, प्राइमरी जूनियर कहीं का भी टीचर नहीं बन सकता है, ऐसा गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में जोड़ लिया है। ठीक है, तो 2030 तक ही जो है बीटीसी वाले नौकरी पा सकते हैं, 2030 के बाद वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, क्या होंगे, नहीं होंगे एलिजिबल। तो ये इतनी बातें हो गई जाती है यहाँ पर। अब इसमें मेन पॉइंट आप देख लो, मेन पॉइंट इसमें क्या क्या होता है। इसमें ये कुल मिला के अगर हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो होता है ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आता है। कैसा आता है, सॉरी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव आएगा। क्वालिटेटिव में आना चाहिए, क्वांटिटी में क्यों आएगा? क्वालिटेटिव सर क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटेटिव। फिर इसमें आता है डाटा कलेक्शन। हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे डाटा कलेक्शन करते हैं तो डाटा कलेक्शन लोड करवा लेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा होता है सर। आपने जैसा बताया प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस की, रिसोर्सेस की बात करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज की बात करते हैं। क्लियर, यहाँ पे क्रिटिसिज्म को भी निकाला जाता है। क्रिटिसिज्म क्या होता है बताओ, कमियां निकालना आता है इसमें। ठीक, क्रिटिसिज्म आता है। हमारी क्रिटिसिज्म में क्या करते हैं, कमियां निकालते हैं। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो एक एक्सटर्नल है, दूसरा इंटरनल है। आसमी दी आप प्लीज म्यूट कर लें, मेरी स्क्रीन चली जा रही है। इंटरनल है और एक्सटर्नल है, ये दो पॉइंट है। अब यहाँ पर बात आता है कि एक्सटर्नल में क्या क्या चीजें आएंगी आपकी, बताओ। जी सर, जी एक्सटर्नल में क्या क्या आएगा आपका, बताओ। हैप्पी आपका, हाँ डाटा रिजल्ट आए, डाटा रिलेटेड से चीजें आपकी आएंगी ना लेकिन इंटरनल में क्या है कि आंतरिक चीजों में क्या आएगी, आंतरिक चीजों में आपका कंटेंट आएगा। क्या आएगा, कंटेंट वर्डिंग आएगी आपकी। कंटेंट का वर्ड कैसे लिखा गया, किस भाषाओं में लिखा गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ सीक्वेंस देखेंगे। ठीक, सीक्वेंस उसका कैसे था कैसे नहीं था, क्या अपीयर थे उसमें, क्या चीजें अपीयर नहीं थी उसमें।
अपीयरेंस आता है उसमें, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। अगर इनके स्टेप की बात करें तो सबसे पहले इसमें डाटा कलेक्शन होता है। स्टेप की अगर बात करें तो इसमें स्टेप में सबसे पहले डाटा कलेक्शन आता है। डाटा कलेक्शन आता है पहले पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो आता है क्रिटिसिज्म ऑफ द डाटा। क्रिटिसिज्म ऑफ द डाटा आता है आपका, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट आता है आपका। प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, ठीक है। फैक्ट आता है आपका। इतने पॉइंट्स क्लियर हैं आप सभी को? बताओ यहां तक। सर ये क्या लिखे हैं इंटरनल में? इंटरनल में लिखा है कंटेंट वर्डिंग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आप बता सकते हो कि इसके अंदर बिब्लियोग्राफी आती है आपकी, रिसर्च स्टडी आता है आपका, ऐतिहासिक चीजें जो होती है उन सब चीजों के आप लाइफ स्केच जो आप बनाते हो, तो उनके लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब कोई आपने देखा होगा हिस्ट्री, जितनी भी हिस्ट्री आती है सब इसके अंदर हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन में केवल इतना ही है आपका मैटर, ठीक। सर ये प्रेजेंटेशन ऑफ क्या लिखा है, डाटा या क्या कुछ और है? प्रेजेंटेशन इधर ऑफ फैक्ट, स्टेटमेंट फैक्ट है, फैक्ट 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 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन है हम लोगों ने आज कर लिया है। कल की डेट में हम लोग और भी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। सर ये बिब्लियोग्राफी वगैरह क्या होती है ये, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इससे। बताओ भाई, क्या नाम है? स्मिता जी जुड़ी है, कोई जुड़ा है? इस सविता सिंह जी है, स्निग्धा है, बताओ। हाशमी जी आप लोग बताओ। हेलो, आवाज आ रही है? सर हाँ बोलिए। आज उनके वहाँ नेटवर्क इशू है। हाँ चलो सर इसको, बिब्लियोग्राफी से फर्स्ट पेपर में भी आए हैं क्वेश्चन और सेकंड पेपर में भी। हाँ आए हैं, इसको हम बता देंगे सब ना। इसमें एक बार जब हम बताएंगे बिब्लियोग्राफी क्या होता है और उसमें क्या चाहिए, जैसे बिब्लियोग्राफी हो गया, जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हो तो उसके लास्ट में भी हम लोग रेफरेंस देते हैं, तो वो सब चीजें आएंगी ना, तो वो सब चीजें हम बताएंगे। बिब्लियोग्राफी क्या होता है इन द सेंस कि किताब के नीचे जो लाइन लिखा रहता है उसको रेफरेंस ही बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ कूट के अकॉर्डिंग जो लिखा रहता है वो बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी की डेफिनेशन भी अलग हो जाएगी वहां पर, क्योंकि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी दोनों सेम ही माने जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है। रेफरेंस का मतलब होता है जब कभी हम किसी किताब का, किसी बुक का पूरा हम लास्ट में समराइज करके देते हैं तो वो रेफरेंस होता है। लेकिन जब कभी किताबों के नीचे कोई मैटर लिखा उसके लाइन, जैसे मान लो ये किताब है, इस किताब में पूरा मैटर यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ पे लाइन खींच के यहाँ पे दे दिया गया, यहाँ पे 1 दिया गया, यहाँ 2 दिया, तो यहाँ पे जो देते हैं ये बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत आएगा। लेकिन रेफरेंस क्या होगा, पूरी किताब के बाद अंतिम पेज में यहाँ पर राइटर्स के नाम लिखे होंगे, किस किताब से क्या कंटेंट लिया गया, गूगल से क्या लिया गया, ये सब की सब चीजें वहां पर बताया जाता है आपका। क्लियर है पॉइंट? अच्छा सर, जी सर, मतलब कि पूरे बुक का जो रेफरेंस होता है समराइज किया जाता है वो रेफरेंस होता है, और जो 1 पेज का समराइज किया जाता है वो बिब्लियोग्राफी होता है। 1 पेज का नहीं, जैसे उसके नीचे आप किताब वन का नहीं होता, टोटल का होता है, सारे का, सभी का। रेफरेंस का देखिए बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, जैसे इन्होंने डेफिनेशन लिखी, मान लो एक डेफिनेशन है यहाँ पर, इस डेफिनेशन के ऊपर एक लिखा होता है,
इस एक का मतलब होता है कि यहाँ पर एक पर जो लिखा है इसको जाके आप पढ़ोगे तो ये कहेगा कि इंग्लिश में लिखा होगा, चाहे किसी किताब का नाम दिया होगा सिंगल, तो ये आपका बिब्लियोग्राफी है, लेकिन रेफरेंस जो है बड़े में जाता है आपका। ठीक, रेफरेंस में पूरी किताब का रेफरेंस जाता है, यहाँ से केवल एक लाइन लिखी उसका रेफरेंस दे दिया गया, तो कह सकते हैं बिब्लियोग्राफी छोटे रूप में होता है और रेफरेंस बड़े रूप में होता है। ठीक है जी सर। चलो, तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। कल हम लोग मिलेंगे सेक्शन बी से। सेक्शन बी में सबसे पहले आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, वेरिएबल्स पढ़ने को मिलेंगे, मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, वेरिएबल्स पढ़ने को मिलेंगे। वेरिएबल्स से हम लोग डिस्कस करेंगे चीजों को। ठीक है, हम लोग को हाँ वेरिएबल मिलेगा, वेरिएबल के बाद हाइपोथेसिस मिलेगी, तो ये सब फटाफट होता चला जाएगा ना। इसको 2 से 3 दिन में हम कोशिश करेंगे खत्म हो जाए हम लोगों का। ठीक, 15 तारीख तक कोशिश रहेगी। सेक्शन बी में वेरिएबल्स हाइपोथेसिस है ना? क्या चीज? सेक्शन बी में हाइपोथेसिस और वेरिएबल्स है ना? हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, तो हम लोग कल की डेट पे मिलते हैं और कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। सुबह आपकी 6 बजे क्लास होगी। सर जो आप एक और यूनिट स्टार्ट करने को कह रहे थे, हाँ उसको करेंगे ना, हम सब कर लेंगे। अभी थोड़ा सा मैनेज कर ले अपने आप को, तब उसके बाद ना करते हैं उसको ना। चलिए ठीक है, तो चलिए सभी को गुड नाइट, जय हिंद। कल सुबह मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। साइकोलॉजी के साथ सब लोग उठिए और क्लास ज्वाइन करिए, क्योंकि समय कम है ना हम लोग पास। जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय हिंद।